Good afternoon, everybody. Suresh Kumar ji, yes. Yashasvi Kumar, director sir, and my predecessor, Mr. Stalin, who has given very elaborate discussion about the background of this act, as well as the setting of the commission and the need for it. He has given my job is very simple now. So, and my colleague, Mr. Dubey, and all are present here. Right now, I have come here to tell you about the role of our commission in spreading the awareness of the scheduled caste and scheduled tribe prevention of retrodisease act. आर्टिकल 338 जैसा अभी हमारे मिस्टर सारिन जी ने बताया, 338 में अमेंडमेंट करके 338A जोड़ा गया। 338A के तहत ये कमीशन हमारा सेटअप किया गया था और इसका पर्पस ये था कि हम इस शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करके, क्योंकि ये पाया गया कि जब जो कमीशन साथ काम कर रहे थे तो ये देखा गया कि आबादी के हिसाब से जितने कंप्लेंट्स आते थे ऑलमोस्ट 90% शेड्यूल कास्ट के आते थे और ट्राइब के कम आते थे, 10% के करीब आते थे। तो ये पाया गया कि शेड्यूल कास्ट के लोग आफ्टर ऑल सप्रेस्ड हैं, सब कुछ है, लेकिन लोगों के बीच में रहते हैं, दे मे बी मोर अवेयर अबाउट देयर राइट्स, बट शेड्यूल कास्ट वाले आइसोलेटेड प्लेस में रहते हैं, उनके पास सुविधाएं उतनी नहीं है, वो अपने लोगों से मेन स्ट्रीम से बिल्कुल दूर रहते हैं, तो उनको अपने पता भी नहीं है, और पता अगर है भी तो उसको कैसे क्या करना है उनको शायद पता नहीं है, उनको तरीका नहीं मालूम है। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत समझी गई। एक पहले मंत्रालय भी बनाया गया, पहले ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और सब्सिक्वेंटली उसके बाद फिर ये कमीशन हमारा अलग से बनाया गया। तो कमीशन में हमारे जैसे यहाँ इनके यहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी एक चेयरपर्सन है, 3 मेंबर्स हैं, एक वाइस चेयरपर्सन भी हैं और 3 मेंबर्स हैं। तो प्रेजेंटली अभी हमारा 7वां कमीशन है, जिसमें चेयरपर्सन हैं जो कैबिनेट रैंक के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के, और वाइस पर्सन अभी पोस्ट खाली है, वो ऐसे डिप्टी मिनिस्टर रैंक के होते हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक के होते हैं, लेकिन अभी पोस्ट नहीं भरी गई थी। और 3 मेंबर हैं जो कि मेंबर का स्टेटस हमारे यहाँ, इनके यहाँ भी सेक्रेटरी लेवल के होते हैं। तो वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में इनका स्टेटस ऐसे है प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो इनके पास पूरी आज़ादी दी है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दी है कि जो एट्रोसिटीज हो रही है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर या इनके केस में शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर जो ब्रिज करने की बात जो बताई इन्होंने कि एक्ट है, प्रोविजन है, अवेयरनेस नहीं है, एक्ट है, प्रोविजन है, उसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन है भी तो बहुत देर से है, 10 साल के बाद सजा ही आई, उसका फैसला ही हुआ तो क्या फायदा हुआ, डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो उसको ब्रिज करने के लिए कमीशंस का सेटअप किया गया था। ओबीसी कमीशन भी आया था, वो खैर अभी हमारा विषय नहीं है। तो इसमें स्ट्रक्चर ये हमारा है कि जो हमने बेसिकली बताया, डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 338A इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशंस 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 बाइफरकेटिंग द ईस्ट वेस्ट ज्वाइंट कमीशन, ये बनाया गया था। और इसमें इसमें हमारा राइट ये भी आर्टिकल 338A(9) ये कहता है कि मैंडेटरी पॉलिसी कंसल्टेशन, कोई भी मिनिस्ट्री अगर कोई भी चीज इशू लाती है, स्कीम लाती है, कुछ भी लाती है जिसमें कि स्टेक होल्डर्स हमारे ST वर्ग के भी हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो कंसल्ट करना जरूरी है। स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन आप करते हैं, उसी तरह से हमारा NC/ST से भी कंसल्ट करना जरूरी है और उससे कमेंट्स लेना जरूरी है, क्योंकि उसमें हम देखें कि आप जो लेके आ रहे हैं उसमें कहीं ऐसा हमारा ट्राइबल राइट्स तो नहीं अफेक्ट हो रहा है, ट्राइबल लाइवलीहुड तो नहीं अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज दे आर डिपेंडिंग अपॉन द लाइवलीहुड जनरेटेड फ्रॉम द फॉरेस्ट wherever the forest exists and the tribals are integral part of the forest। जहाँ जहाँ ट्राइबल्स है वहाँ फॉरेस्ट है, जहाँ जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ भी ट्राइबल्स है, और जहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ अगर ट्राइबल्स नहीं है तो आप ये जरूरी नहीं है कि फॉरेस्ट वहाँ धीरे धीरे घट भी रहा होगा। तो ट्राइबल्स को आइसोलेट करके नहीं देखा सकते हैं। एवरीबडी इज ट्राइब, वी आर ऑल्सो ट्राइब, बट दो ट्राइब्स हु आर शेड्यूल्ड, जो इंटीग्रेट जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लिस्ट में डाला गया है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब, उनको जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं और उनकी आइसोलेशन की वजह से उनको अलग कैटेगरी किया गया, लिस्ट भी किया गया है, तो वह ट्राइबल्स हैं। तो अब कोर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज क्या है हमारे इस कमीशन की? इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर, ओवरसाइट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड अदर एग्जीक्यूटिव सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसको मॉनिटर करते हैं हम, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक स्टेट का रिव्यू करते हैं, हर एक जिले तक में भी रिव्यू करते हैं जा करके कि वहाँ पर कैसी इसकी प्रगति हो रही है, कैसा इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब हमारे पास जो उसका इंसाइट्स भी आया रहता है, जो कि हमारे पास कंप्लेंट्स आती है, तो कंप्लेंट्स किस तरह की आती हैं, उसमें किस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हो पहले से हम जज कर लिए होते हैं, और उसके क्वेश्चनर प्रॉपर एलाबोरेट क्वेश्चनर बना के पहले से भेजा जाता है। क्वेश्चनर का रिप्लाई आके उसको स्टडी करके तब हम जाते हैं वहाँ ग्राउंड पे
पहले ग्राउंड में भी जाकर के पहले हम स्टेक होल्डर सबसे पहले शेड्यूल ट्राइब के जो एसोसिएशंस के मेंबर्स हैं उनसे पहले मिलते हैं, अगर किसी बॉडी में जा रहे हैं, रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो, और अगर जिले में जा रहे हैं तो वहाँ के प्रतिनिधियों से मिलते हैं, शेड्यूल ट्राइब के जनता के से उसकी जो जमीनी समस्या जानने के लिए, सो दैट कि उससे अवेयर हो जाए, तब जाके हम मैनेजमेंट से इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज, और या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, या स्टेट गवर्नमेंट से इन केस ऑफ स्टेट रिव्यू हम इंटरेक्ट करते हैं, सो दैट कि नीचे से हमारा फीडबैक प्रॉपर आया रहे और उसके बाद रिव्यू किया जाता है। तो ये हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और हम इसको करते हैं हमारे कमीशन में। उसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, जो कोई केस आया उसका, जैसे कि चाहे वो एट्रोसिटी एक्ट के तहत में अगर कोई एफआईआर हो गया है तो उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एफआईआर हुआ भी है या नहीं हुआ है, बहुत जगह तो कंप्लेन चला गया, एफआईआर हुआ ही नहीं, पड़ा रहता है, तो अगली हियरिंग हो रही है 3 महीने के बाद पता लगा एफआईआर ही नहीं हुआ अभी तक, क्यों नहीं हुआ, तब हम पता कर रहे हैं। जब आपको इमीडिएट एफआईआर लिखना है, करना है, तो क्यों नहीं हुआ। उसी तरह से एफआईआर हो गया, उसके बाद फिर उसको कंपेंसेशन रिलीज करने का एक प्रोविजन है, वो दिया नहीं गया, इमीडिएट देना होता है, एफआईआर होते ही 25% से 50% तक रिलीज करना होता है, रूल में है दिया हुआ, तो दिया गया नहीं दिया गया। फिर चार्जशीट फाइल होने के बाद रिमेनिंग पोर्शन उसका कंपेंसेशन का मिलता है, जो अफेक्टेड विक्टिम है उनको मॉनिटरी हेल्प दिया जाता है इमीडिएटली। इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स जो है उसका नेचर इंक्वायर करके उसके हिसाब से सही कार्रवाई हो या नहीं रही है। कोई कंप्लेन अगर आया है तो उसमें कोई 2 एंगल हो सकता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, हमारे यहाँ एक फॉरेस्ट राइट एक्ट भी है, जो जंगल में रह रहे हैं उनको जंगल पे जमीन पे सदियों से रह रहे हैं, 100 साल से रह रहे हैं, बट सिर्फ रह रहे हैं, उनके पास कोई कागज पत्तर कुछ नहीं मिलेगा प्रूफ के तौर पे, तो उनको अब ये जरूरत समझी गई कि उनको हम वो वहाँ पर रहने का अधिकार भी उसको दिया जाए, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एफआरए एक्ट बनाया गया, फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया, जिसको कि 20 साल हो गया बने हुए, अभी भी उस पर पूरी तरह से अभी क्लेम ही नहीं आ रहा था, अब अवेयरनेस फैलने पे अब क्लेम आना शुरू हुआ है, एग्जामिन भी हो रहा है, कुछ को दिया गया है, डिमार्केशन होना बाकी, डिफरेंट स्टेज इंप्लीमेंटेशन में वो पड़ा हुआ है। तो लेकिन जमीन अगर किसी की आपने अधिकार दिया और किसी का जमीन ट्राइबल जमीन को कोई बेच नहीं सकता जब तक कलेक्टर का अलग से परमिशन नहीं हो, जाली कर करके लोग बिकवा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर जनरेशन सब अनपढ़ लोग हैं, अब बाद में कोई नेक्स्ट जनरेशन 3rd जनरेशन में कोई पढ़ा लिखा हुआ है तो 20 साल पुराना केस लेकर के आएंगे वो, तो अब उसको अब जमीन से वो जो उसने खरीद लिया तो इस तरह की जमीन का भी इशू काफ़ी लैंड डिस्प्यूट भी होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा, आपके यहाँ भी होता ही होगा, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा होता है इसलिए कि फॉरेस्ट राइट एक्ट वाला है तो उनके पास कोई कागज पत्र है नहीं, तो उनका अधिकार था, उनको एक बार मिला ही नहीं, अभी चल ही रहा था तब तक किसी और ने इसको कर लिया। और सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, इसके लिए आगे के लिए क्या, इसको मार्जिनलाइज्ड सेक्टर्स को आगे इंप्रूव करने के लिए प्लानिंग क्या है, उसको दिखाने के इसका भी हम रिव्यू करते हैं हर एक स्टेज में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारा पावर जो है क्वासी जुडिशियल पावर है, आर्टिकल 338A(8) के तहत हम सिविल कोर्ट का पावर रखते हैं और किसी भी समन कर सकते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ अटेंडेंस एंड विटनेस ऑन ओथ हम बुला सकते हैं, किसी को भी नोटिस दे करके कंपेल कर सकते हैं, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी रिकॉर्ड्स अगर होगा तो हम उनसे मंगवा सकते हैं, ओरिजिनल देख सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं, रिक्वेस्टिंग पब्लिक एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, कोई रिकॉर्ड अगर है उसको हम मांग सकते हैं। और एक्टिव प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है, ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लेते हैं, पेपर में कोई आर्टिकल निकला, अभी हाल में अभी पढ़ा होगा छिंदवाड़ा में, सर महाराष्ट्र में कहीं पे ट्राइबल हॉस्टल में कन्याएं जमीन होती थी क्योंकि वहां पर बेड नहीं था, बरसात का समय सांप आया उसने 7 को काट लिया, उसमें से 3 हो गए, 4 बहुत सीरियस है। तो इस तरह का चीज अगर आता है में तो उसको सो मोटो बिना कंप्लेन का वेट नहीं करते, उसको अपने आप पिकअप करके उसको हम कंसर्न कलेक्टर को नोटिस दे करके उसका इंक्वायर करते हैं, क्यों हुआ, क्या हुआ, आगे ऐसा क्यों नहीं, ऐसा नहीं हो इसके लिए क्या स्टेप्स उठाया जा रहा है, और अभी ऐसा हुआ तो किसकी लापरवाही रही है वो सब देखने के लिए। तो ये भी हम लोग का काम है। हमारे कमीशन के 6 रीजनल ऑफिस हैं, भोपाल जहाँ जहाँ ट्राइबल बहुल जो स्टेट्स हैं उसमें हैं, भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची और शिलोंग में है। साउथ में भी महसूस की जा रही जरूरत उसकी अभी नहीं है, कोशिश चल रही है कि एक और रीजनल ऑफिस साउथ में भी हैदराबाद में या कहीं उधर बने, फिलहाल चल रहा है। और सोशल मीडिया पे भी हमारा प्रेजेंस है, क्योंकि अवेयरनेस की बात है तो सोशल मीडिया के बिना काम होता नहीं है। तो इंस्टाग्राम पर है, ट्विटर एक्स जो हो गया है एक्स पे हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पर भी हैं, बट पुराना पेज कुछ यूजर आईडी पासवर्ड का चक्कर है इसलिए अभी डीएक्टिवेटेड है, बट अभी दिख रहा है, उसको हम रीएक्टिवेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। और व्हाट्सएप चैनल पे भी है जिसका लिंक हमने दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव आर्किटेक्चर क्या है, अभी तो इन्होंने काफ़ी डिटेल में बता ही दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या गारंटी दी है मार्जिनलाइज्ड सेक्टर्स के लिए। आर्टिकल 15, 16, 17 की बात हुई ही, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ट्राइब्स,
एब्सोल्यूट अबॉलिशन ऑफ एंड पेनलाइजेशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 में कहा गया है। तो इस ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से ही दिया हुआ है ये। फिर आर्टिकल 46 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके तहत ये कहा गया है कि स्टेट को प्रमोट करना है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एसटीज एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। 5th एंड 6th शेड्यूल्स हमारे ट्राइबल के केस में है आर्टिकल 244 में। ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क सेफगार्डिंग ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस एंड लैंड राइट्स के बारे में है। और SC/SC एक्ट के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ये तो बहुत डिटेल में बता ही दिया गया है इन्होंने। इसमें 2015 में अमेंडमेंट भी आई थी, जिसके तहत सब्सटेंशियल सब्सिडीज को एक्सपेंड किया गया था स्कोप को, इंक्लूडिंग डिजिटल ह्यूमिलिएशन को भी इसमें इंक्लूड किया गया था, लैंड राइट्स वायलेशन को भी इंक्लूड किया गया था। 2018 में फिर से एक अमेंडमेंट आया था, जिसमें सेक्शन 18A को इंक्लूड किया गया, इंसर्ट किया गया था, टू रीअफर्म इमीडिएट FIR रजिस्ट्रेशन। इसमें 2018 में ये अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, विदाउट रिक्वायरिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, सो दैट की शुरुआत तुरंत हो जाए इसकी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ट्राइबल स्पेसिफिक ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 3 PO एक्ट है हमारा जो है का, इसमें डिफाइन किया हुआ है। लैंड रिसोर्स सेक्शन 3(1) में सारा डिफिनीशन दिया हुआ है। F और G ये कहता है लैंड और रिसोर्स डिप्राइवेशन अगर होता है, किसी की ज़मीन की ली जाती है, हड़प ली जाती है उसके लिए, या रिसोर्स जैसे उसको पानी, जंगल के पानी का सिंचाई करने का साधन का राइट था, उसको किसी ने हटा लिया या उसको जाने से मना कर दिया, तो दैट इज ऑफेंस अंडर दिस डिफिनीशन। सेक्शन 3(1)H और I कहता है फोर्स्ड लेबर, जो कि अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह जो है और एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके अगेंस्ट में है। कोई अगर कोई फोर्स करता है उसको, तो उसके अगेंस्ट में जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 23 में है, उसको अगर कोई वायलेट करता है तो दैट इज ऑफेंस अंडर दिस PO एक्ट। आर्टिकल सेक्शन 3(1)A, E, F एंड S है, जिसमें डिग्निटी और फिजिकल असॉल्ट के ऊपर कहा गया है, स्पेशली डिजाइन, जैसा कि अभी बताया इन्होंने, बहुत एलेबोरेट है, एवरीथिंग इज डिफाइंड। जरूरत है कि FIR करते समय किस चीज़ का वायलेशन हुआ उसको सही आइडेंटिफाई करना, सो दैट कॉन्टेक्स्ट सेटिंग सही हो, सो दैट की इन्वेस्टिगेशन उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े। और तो इसीलिए इसको बहुत एलेबोरेट दिया हुआ है। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि अभी तक ऑफेंडर सेंट्रिक नहीं होकर के विक्टिम सेंट्रिक है, तो विक्टिम के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए जाने की बात की गई है। बाइकॉट अगर होता है तो सेक्शन 3(1)ZC है, जिसके लिए दैट इज ऑल्सो डिफाइंड इन ऑफेंस। और सेफगार्ड्स क्या है, प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड्स क्या है, तो एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर बार लगाया गया है। इस एक्ट में अगर कार्रवाई हो रही है तो एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। सेक्शन 18A कंफर्मेशन नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज मैंडेटेड प्रायर टू FIR रजिस्ट्रेशन। और BNSS का जो सिक्योरिटी सेक्शन 438 क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड का है, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका जो मिला हुआ है वो इनएप्लीकेबल है इस ऑफेंस के केस में, एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। इसलिए लीगल प्रिजम्पशन ये माना जाता है कि द अक्यूज्ड वाज एक्वेंटेड विद द विक्टिम। अब अगर अक्यूज्ड अगर विक्टिम की फैमिली से माना जाता है, ये प्रिज्यूम किया जाएगा, ये कोर्ट भी ये मानेगी कि नॉलेज ऑफ द विक्टिम्स आइडेंटिटी, ट्राइबल आइडेंटिटी वाज ऑलरेडी नोन। अगर वो नहीं भी बता रहा है तो मैं आपको जान रहा हूँ, पहले से जान रहा हूँ, उनको जान रहा हूँ, तो किसी कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई बात चल रही है तो ये माना जाए कि आप जानते हुए कि वो ट्राइबल हैं या शेड्यूल कास्ट है, आपने वो काम किया है, तो जैसा कि बाकी के साथ नहीं होगा बट उनके साथ ऑफेंस हो जाएगा, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है। लीगल प्रिजम्पशन सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है। पब्लिक सर्वेंट अकाउंटेबिलिटी है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि हम जानते हुए भी अगर पुलिस FIR नहीं लॉन्च कर रहा है, जान रहा है, तो दैट ही इज ऑल्सो अकाउंटेबल टू बी प्रोसिक्यूटेड, और विलफुली नेग्लेक्ट कर रहा है अपने स्टैट्यूटरी ड्यूटीज की, तो उनको 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइंस, जैसा कि उन्होंने बताया कि 60 दिन के अंदर उनको पूरा करना होगा, और अगर नहीं होता है तो उसका प्रॉपर उसका वजह बतानी पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। अब इन्फोर्समेंट और जुडिशियल मशीनरी के लिए क्या है, स्पेशल कोर्ट्स की प्रोविजन की गई है, इसमें ही कोर्ट में एक्ट में ही किया गया है। सेक्शन 14 कहता है इसके लिए सेशन कोर्ट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डायरेक्ट रिकॉग्निजेंस विदाउट कमिटल फॉर प्रोसीडिंग्स होगा, और मैंडेटरी डे टू डे ट्रायल कंप्लीशन विद इन 2 months ऑफ चार्जशीट, ये प्रोविजंस दिए गए हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी इनको मिलेंगे, एप्लीकेंट्स अपॉइंटमेंट ऑफ डेडिकेटेड एडवोकेट्स विद 7+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ट्रायल एक्सपीरियंस अंडर सेक्शन 15। ये एक्सपीरियंस लीगल रिप्रेजेंटेशन टू काउंटर इन्फ्लुएंस एंड प्रोटेक्ट विक्टिम्स राइट ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन। विक्टिम्स हमारे जो होते हैं नहीं होते हैं, नॉर्मली उनको लीगल एड सेल से ही मिलेगा, तो उनका प्रोसिक्यूशन के लिए उनको लीगल एड भी प्रोवाइड की जाती है। अब इसका ये सब हो गया। अब स्टेट सब्जेक्ट ही है, चाहे लॉ ऑर्डर हो, स्टेट सब्जेक्ट है, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, बहुत सारा चीज सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग पॉलिसी बनाते हैं,
बट मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स आर बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट्स। तो उसको मॉनिटरिंग के लिए भी मैकेनिज्म का डिफाइन किया गया इसी में ही। ये कमिटीज बनाई गई है, ये स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। हमारे 750 करीब जिले हैं, वो सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग कमेटी है, और स्टेट लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी एटलीस्ट साल में 2 बार होगी एटलीस्ट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली महीने में 1 बार होगी डीएम के अध्यक्षता में, और स्टेट लेवल वाली चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में होगी। ये इसीलिए है कि अब जितना भी कोई केस चल रहा है तो उसमें प्रॉपर कंपेंसेशन टाइमली मिला या नहीं मिला, 60 दिन का टाइम लिमिट उसको एडहेयर हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कंप्लेन आ रही है उसको कोई इग्नोर कर रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सब देखने के लिए, और जिसमें कि हमारे प्रतिनिधि आते हैं उसमें जो स्टेट लेवल वाली होती हो तो ये मैकेनिज्म है इसका। विक्टिम और विटनेस प्रोटेक्शन रेजिम भी इसमें है। जो विक्टिम है और जो विटनेस है दोनों को प्रोटेक्शन के लिए भी इसमें प्रोविजन किया हुआ है। और क्योंकि विक्टिम है वो तो है, क्योंकि केस चल रहा है तो उसके ऊपर खतरा आता है, ये नॉर्मल कॉस्ट में होता है। और हमारे एससी और एसटी वाले तो ज़्यादा वल्नरेबल है, तो इसलिए उनके ज़्यादा ऊपर खतरा होता है। उनके विटनेस जो आते हैं उनके सपोर्ट में उनके ऊपर भी खतरा हो सकता है, तो उनको प्रोटेक्ट करने का भी इसमें प्रोविजन दिया हुआ है। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है, मैंडेटरी एडवांस रिटन नोटिस रिगार्डिंग बेल हियरिंग्स, डिस्चार्ज प्लीज एंड ट्रायल प्रोड्यूसिंग। अगर जो ऑफेंडर है उसको बेल का हुआ है तो वो बेल की हियरिंग हो रही है तो उसको भी नोटिस मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपके पीछे में ही फैसला कर दिया जाएगा, उसको पता नहीं, बताया भी नहीं जाएगा। टाइटलमेंट टू फ्री सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एफआईआर, स्टेटमेंट, चार्जशीट एंड अदर ऑर्डर्स वगैरह की कॉपी उसको प्रोवाइड की जाएगी। स्टेट फाइनेंशियल सपोर्ट की बात भी जैसे रूल में भी डिफाइन किया गया है। फुल स्टेट कवरेज ऑफ ट्रैवल मेंटेनेंस, अगर कोई आता है डेट लगती है तो उसको आने जाने का खर्चा, मतलब मेंटेनेंस, खाने पीने कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ये सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स को काउंटर करने के लिए किया गया है, सो दैट कि फ्री ट्रायल में या ट्रायल से अवॉइड नहीं करें। उसमें बहुत लोग सोचते हैं कि कोर्ट मुकदमा में इतना खर्च होगा, एटलीस्ट ये चीज़ उनके सामने नहीं रहे कि इससे आगे बचे। अब रिलीफ, कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन का भी इसमें प्रोविजन है। 85,000 से लेकर के 8,25,000 रुपये तक का POA रूल्स है 1995, उसमें एनेक्सर 1 में डिफाइन किया गया है। और हर स्टेट अपने अपने हिसाब से कुछ इसमें चेंजेस भी किया है हर स्टेट ने। तो नॉर्मली एट द स्टेज 1, 3 स्टेज में टाइम बाउंड डिस्बर्समेंट जैसा करना है, 3 स्टेज में नॉर्मली होता है। पहला स्टेज है जब शुरुआत में जब FIR रजिस्टर हो जाती है तो उसी समय 25% इनको दे देना है, जो भी उसका अमाउंट आपने किया हुआ है। 25 से 50% हर स्टेज का डिफर करता है, तो 25% उसको मॉनिटरी कंपेंसेशन मिलेगा, सो दैट कि जो विक्टिम है एटलीस्ट उसको जो उसकी डिग्निटी का लॉस हुआ तो अब तो टाइम से वो आएगा तो पनिशमेंट मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट शुरुआत में ही उसको मॉनिटरी कंपेंसेशन मिल जाए। उसके लिए 25 से 50% तक शुरुआत में FIR होते ही उसको देना है। सेकेंड स्टेज अब चार्जशीट के स्टेज पे रिमेनिंग 50% उसको मिलेगा, जो भी अमाउंट उसको तय किया गया है। और बैलेंस जो है रिलीज होगा वो एट द स्टेज ऑफ कंक्लूजन जब होगा तो होगा। तो ये इसका मैकेनिज्म इसका हुआ रिलीफ कंपेंसेशन के लिए मैकेनिज्म किया गया है, जो कि इसमें प्रावधान किया गया है। अब चैलेंजेस क्या है हमारे पास इसको इंप्लीमेंट करने में। मैं थोड़ा तेजी से बढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी और समय कम हो रहा है, और हमारे दुबे जी सब हमारे काफ़ी पुराने साथी हो गए हैं, डिकेड्स इन्होंने इसी ऑर्गेनाइजेशन में गुजारा है, तो हमारे इनका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है इस फील्ड के ऊपर। तो इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या आते हैं और इसका स्ट्रेटेजिक वे फॉरवर्ड क्या होगा। तो अंडर रिपोर्टिंग सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि ये चैलेंज तो जनरल सब जगह है, बट हमारे SC और ST में ज़्यादा है कि आप कोई ऑफेंस हुआ लोग मान के चलते हैं फेट कंपली है, ऐसा तो होता ही। अब सुनते सुनते आदत पड़ गई है, जनरेशन से हो रहा है, उसको रिपोर्ट ही नहीं करेंगे। दूसरा है अंडर रिपोर्टिंग की वजह क्या है, डर है कि उससे रिटेलिएट करेगा, हम कर देंगे तो हमको कल कौन बचाएगा। रिमोट फॉरेस्ट ज्योग्राफी है, बहुत दूर में रहते हैं, वहाँ पर तो जाने के लिए कलेक्टर साहब के पास जाने के लिए दूध बस पकड़ के 12 घंटे की जर्नी करके कौन जाए। हमारे केस में है, ST केस में पैदल चलना पड़ता है, बहुत दूर है नहीं साधन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। और भी अनपढ़ है, हम तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। हमारा कमीशन मैंने नहीं बताया, शायद ये बताएंगे, NCST ग्राम हमारा चैनल, जो ऑनलाइन भी हम एप्लीकेशन लेते हैं। तो एप्लीकेशन हमारे अभी भी ये फैक्ट है कि हमारे पास ज़्यादा अभी भी ऑफलाइन आते हैं, मतलब कि पेपर फॉर्म में आते हैं, बट प्रोविजन हमने ऑनलाइन का भी किया हुआ है, जो कि NCST ग्राम्स करके है। ऑनलाइन आप दे सकते हैं, इमीडिएटली आपको डायरी नंबर मिलेगा अपने एप्लीकेशन का, और फिर जब उसको एक्सेप्ट होगा तो फाइल नंबर में मिल जाएगा, और प्रोग्रेस आप देख सकते हैं क्या स्टेज है। नोटिस इशू हो गया वो आपको पता लग जाएगा, नोटिस की कॉपी आपको मिलेगी भी आगे। और जुडिशियल पेंडेंसी है, हाई लेवल ऑफ पेंडेंसी है, तो हमारे लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की बात की गई है, लेकिन फिर भी बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक इम्पेडिमेंट है, इसको इंप्लीमेंट करने में चैलेंज है हमारे लिए। प्रोसीजरल डिले है, आज विटनेस को बुलाया गया तो नहीं आया, अगले दिन का डेट लग गई, जो कि होता है, तो प्रोसीजर में भी डिले है। और इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है,
एजेंसी जो हमारी अलग अलग एजेंसी है, जैसे NCST हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी आपका ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, A to J, एक्सेस टू जस्टिस आई थिंक, तो और टेली लॉ भी है, नालसा है, ट्राइबल डिपार्टमेंट्स हैं, सबको साथ मिल करके, एक्चुअली साइलोज में काम करने से नहीं होगा, हमें सबको मिल करके ही करना पड़ेगा काम। और इसमें सबसे ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए सबका साथ जरूरी है, और ग्रास रूट लीगल लिटरेसी भी जरूरत है। हमने जो प्रोविजन किए हुए हैं इस किताब में, या कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है चंद आर्टिकल्स में, और इस रूल में बनाया हुआ है, और भी स्टेट ने अभी अलग अलग प्रोविजन दिए होंगे इसके अलावा, तो इसके बारे में जानकारी जमीनी स्तर पर देने की जरूरत है। एटलीस्ट पंचायत पर दिया जाए, शुरुआत वहीं से करें, टॉप डाउन, तो जब इनका विलेज पंचायत लेवल पर हो तो सो दैट की बाकी ग्राम आदिवासी लोग के नीचे वाले लोग को भी उसका असर आएगा, समझ में आएगा। या कोई जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ को शिक्षित किया, कुछ को अवेयर किया, तो जाकर के अपने को बताएंगे। और कैपेसिटी बिल्डिंग भी इसी का पार्ट हो गया। तो इस तरह से करके हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।